जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो अभी तक आप लोगों की तैयारी तो हो चुकी होगी क्योंकि पूरा एक साल आप लोगों का बीत चुका है और एग्ज़ाम इधर आप लोगों का कभी भी हो सकता है। होली भी ख़त्म होने हो चुकी है और कभी भी आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ सकता है और एग्ज़ाम तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर 8। इसमें आपको भारत और उसके पड़ोसी देश की तुलनात्मक विकास और अनुभव उसको हम लोग करेंगे। लगभग 40 सवाल है आज के इस वीडियो में। आपको टेस्ट लगानी है और 40 में से कितना सही होता है हमें जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और जिन बच्चों का 40 में से लगे, मान लीजिए कि किसी का भी अगर 35 नंबर आता है तो वो बेस्ट है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपका 40 में से 20 नंबर आ रहा है, 25 नंबर आ रहा है तो कुछ मत कीजिएगा, इस वीडियोस को सिर्फ 2 से 3 बार देखिएगा और फिर से इसको एक बार टेस्ट में लीजिएगा। ठीक है ना। मान लीजिए 2 बार आपने देखा, तीसरा बार जब आप इसको फिर से देखोगे तो यकीन जानिए आपका 40 में से 40 आ जाएगा। ठीक है। कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको टेस्ट लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक है। आप जिस भी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो सभी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि चीन की जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो कैसा है? पूंजीवादी है, मिश्रित है, निर्देशित है या फिर लोकतांत्रिक है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निर्देशित। क्या हो जाएगा? निर्देशित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई वो कौन से साल में हुई थी, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आता है कि पाकिस्तानी पंचवर्षीय योजना को डैश कहा जाता है। सिर्फ एक एक बार देखना है, ये सब सवाल उतना जो इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद बोलूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको तो आपको पूरा एकदम रट लेना है। और जिसको मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपको समझ लेना है कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार ध्यान में रखनी है, छोड़ना भी नहीं है, ध्यान में रखनी है। और जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको बोल दूंगा कि ये VVI है, तो उसको आप लोगों को एकदम गांठ बांध लेनी है कि हाँ ये उसको तो पढ़ के ही जाना है, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। आइए, मध्यकालीन विकास योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चीन में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, VVI है ये सवाल। चीन में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी, 1953 में हुई थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का संबंध किस देश से है? VVI होगा ये भी सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है आपके पास, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका है। सही जवाब देखिए इसका हो जाएगा आपका चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे कि चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? कौन से साल में की गई थी? तो 1958 में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य याद रखिएगा, उसका उद्देश्य क्या था? तो बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है कि 1958 में चीन में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से खेती कार्य प्रारंभ किया गया था। कृषि के इस स्वरूप को क्या कहते हैं? कम्यून क्रांति, विकास, विकसित कृषि या फिर योजनागत कृषि? क्या कहेंगे इसको बताइए। इसको हम लोग कम्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यून कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि 1965 में माओ ने चीन की किस क्रांति की शुरुआत की थी? कौन सी क्रांति की शुरुआत की थी आपको बतानी है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महान सरबराह सर्व सांस्कृतिक क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया ठीक है आप पढ़ा तो रहे हो, लेकिन आप पीछे से चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो? पीछे से चैप्टर पढ़ाने का मकसद यह है कि मैं बहुत बार जो है आगे से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन लास्ट तक नहीं पहुँच पा रहा था और परीक्षा भी नज़दीक आ गई। अब मैं बैक लूँगा, हर चैप्टर को, हर विषय का चैप्टर को पीछे से करवाऊँगा। मेरा पार्ट 1 कहलाएगा ये, लेकिन वो पीछे से होगा। पीछे से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि आगे से आपने बहुत बार पढ़ लिया है, पीछे का बहुत सारा चैप्टर छूटा हुआ है, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने पीछे से स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए पीछे से आगे की ओर चलेंगे। अब चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? VVI रहेगा ये सवाल आपके एग्जाम के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो 1978 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है आपसे कि चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्माण का मुख्य उद्देश्य आपको बतानी है क्या था। सही जवाब हो जाएगा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है। क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि वो कैसी है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि पाकिस्तान द्वारा पूंजीगत वस्तु के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाना, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 में कहा गया आपसे कि पाकिस्तान में वित्तीय सहायता के प्रमुख स्रोत क्या है। और पाकिस्तान में आपको वित्तीय सहायता का जो प्रमुख स्रोत आपको बताना है कि पश्चिमी देशों से प्राप्त वित्तीय सहायता है, मध्य पूर्वी देशों में जाने वाले प्रवासियों की आय, या फिर ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार कार्य कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन आपके चैप्टर में है, आपके बुक में है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगले, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। निम्न में से किस देश की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है, वीवीआई है, याद रखिएगा। निम्न में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है आपको बतानी है। तो चीन का जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राष्ट्र कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो राष्ट्र होगा वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। एक संतान नीति लागू करने वाला देश, एक संतान नीति लागू करने वाला देश कौन सा है। भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन, ऑप्शन नंबर सी। सबसे कम नगरीकरण वाला देश कौन सा है। तो सबसे कम नगरीकरण, याद रखिएगा, सबसे कम नगरीकरण वाला देश है आपका भारत। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से चीन विश्व में कौन सा स्थान है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा इसका दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 20 सवाल कंप्लीट कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय कम बचा है। मैं चाहता तो 20-20 करके भी आप लोग को बता सकता था, या फिर 20-20 करके भी आप लोग का टेस्ट ले सकता था, लेकिन टाइम इतना कम है कि 40-40 करके लेना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगले सवाल में देखिए, आपसे बोला गया कि चीन का सकल घरेलू उत्पाद डैश ट्रिलियन है। कितना ट्रिलियन है आपको बतानी है, बताइए। 22.5 ट्रिलियन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कह रहा है 1980 से 1990 के दशक में चीन का जीडीपी दर क्या था। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको देख लो, ठीक है। 10.3%। भारत का जीडीपी चीन की जीडीपी का कितना परसेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है। भारत का जो जीडीपी है वो चीन के जीडीपी का कितना परसेंट है बतानी है आपको। तो 41% है, ऑप्शन नंबर डी। 2015 से 2017 में भारत का जीडीपी विकास दर कितना था। 7.3, 6.8, 5.3, 10%। क्या था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 7.3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 2018-19 में चीन के सकल घरेलू, छोड़ दीजिए इसको, जो इम्पोर्टेंट है आप उसको स्किप कर रहे हैं हम। भारत में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कृषि में ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। चीन में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है, ये भी देख लीजिएगा, भारत और चीन का याद रखिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका सेवा में। चीन में अधिकतर लोग सेवा क्षेत्र में, यानी जॉब में अधिकतर लोग क्या करते हैं, सेवा देते हैं। 28 नंबर छोड़ दीजिए। 29, भारत, चीन, पाकिस्तान में तीनों ही देश में विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो यहाँ पर जो विकास का महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव विकास सूचकांक में निम्न में से किस देश की स्थिति सबसे अच्छी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। तो चीन, ऑप्शन नंबर बी। मानव विकास सूचकांक 2017-19 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो है आपका 69.7, ठीक है, यानी कि 69.7। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। इसको छोड़ दीजिए। क्या था ये, 2017-19 का नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2017 में भारत का रैंक कितना है, ये आप पुराना ओल्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये सब अब एग्जाम में नहीं आएगा। मानव विकास सूचकांक के अनुसार ये भी नहीं आएगा। मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक निम्न में से कौन है, ये आपको पढ़कर जाना है। 36,
पढ़ कर जाना है आपको। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका सुधार कार्यक्रम सर्वप्रथम निम्न में से किस देश में लागू किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। तो चीन में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में। देखिए पूछा गया आपसे कि विद्वानों ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में गिरावट का प्रमुख कारण किसे माना है। तो राइट आंसर राजनीतिक अस्थिरता को, विदेशी सहायता पर निर्भरता को, कृषि क्षेत्र की अस्थिरता को, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। कहा गया है कि चीन ने आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग किया। तो कौन सी व्यवस्था का प्रयोग किया था। तो बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कहा गया है कि किस देश ने परंपरागत विकास नीति को अपनाया। भारत ने, चीन ने, पाकिस्तान ने, या फिर श्रीलंका ने। तो चीन ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 40 सवाल थे, लेकिन कुछ सवालों को हमने छोड़ा है। सीधा सीधा आप कमेंट कीजिए कि आपने कितने सवाल को सही जवाब दिया है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट अगले चैप्टर को वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, तैयार रहिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।